हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशोर शर्मा और आप देख रहे हैं टिंटिन फिल्म एडवेंचर्स का शो राजनीति कल्चर लाइव। आज हम हाथरस घटना के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर लेखक और राजनीतिक विश्लेषक श्री वेद माथुर जी। माथुर साहब, क्या हाथरस में पीड़िता को न्याय मिल सकेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि हाथरस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। कई बार राज्य सरकार की पुलिस होती है, उसके लिए कहा जाता है कि वो राजनीतिक दबाव में आ जाती है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि सीबीआई के हाथ में केस आने के बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सीबीआई भी राजनीतिक दबाव में आ जाती है, लेकिन देखिए यहाँ दो बातें हैं। पिछले दिनों उन्नाव के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सेंगर ने जो बलात्कार किया था, उस बलात्कार के मामले में सीबीआई ने न्याय दिलाया पीड़िता को और उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई, तथा वहाँ के जो कलेक्टर और एसपी थे उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करवाया सीबीआई ने। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई की जांच और जब ये कोर्ट में जाएगा तो जो न्यायाधीश महोदय का विवेक है, ये दोनों मिलकर पीड़िता को न्याय दिलवाएंगे। कुछ लोग इसे बलात्कार की बजाय ऑनर किलिंग भी बता गए। क्या इससे पीड़ित परिवार को अन्याय नहीं होगा? देखिए, इस मामले में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो दाल में काला होने का संदेह प्रकट करते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सामान्यतः आज़ादी के बाद से आज तक हम लोग देख रहे हैं कि पीड़ित पक्ष सीबीआई जांच की मांग करता है, लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि हाथरस मामले में पीड़ित पक्ष सीबीआई जांच का विरोध कर रहा है, और यह भी तब जबकि वो राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं करता। फिर भी उनका कहना है कि राज्य पुलिस से ही ये जांच करवाई जाए। उसका कारण मुझे ये लगता है कि राज्य पुलिस पहले से ही इतनी बदनाम हो चुकी है और दबाव में है कि यदि वो पीड़िता के परिवार के विरुद्ध कोई बात कहेगी तो उसकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी। दूसरी बात है नार्को टेस्ट। देखिए, नार्को टेस्ट बिना किसी व्यक्ति की सहमति के करवाया नहीं जा सकता, और दूसरा, कोर्ट में उसे सबूत के रूप में ही पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारा नार्को टेस्ट होगा और वो सच्चा है, तो उसको नार्को टेस्ट करवाने में आपत्ति क्यों है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जो आरोपी हैं जिन पे हत्या और बलात्कार का आरोप लगाया जा रहा है, वो अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट सहर्ष करवाने को तैयार है, लेकिन पीड़िता का परिवार है वो नार्को टेस्ट करवाने को तैयार नहीं है। ये भी शक प्रकट करता है। इसके अलावा बहुत सारे बयान ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन आता है। जैसे शुरू के अंदर पीड़िता ने उसका खुद का वीडियो उपलब्ध है जिसमें उसने कहा है कि एक ही व्यक्ति ने उसकी गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। उसकी माँ ने भी ये कहा है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि 4 लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार और हत्या की। इसी तरह जो 4 आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी ऐसा है जो एक डेयरी में काम करता है। उस डेयरी के मालिक और 25 सहकर्मियों का ये कहना है कि उस दिन वो आरोपी डेयरी के अंदर था जब वारदात हुई। तो ये सब घटनाएं संदेह पैदा करती हैं कि इसमें ऑनर किलिंग भी हो सकती है। ये मेरा कहना नहीं है कि ये ऑनर किलिंग है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, और यदि जांच हो रही है तो इस पक्ष की भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, पीड़िता को न्याय दिलवाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि कहीं किसी निर्दोष को आप हत्या और बलात्कार के आरोप के अंदर फांसी पे ना चढ़ा दें। क्या सीबीआई जांच से पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकेगा? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बहुत सारे मामले हैं। उन्नाव का मामला अभी हाल ही में आपके सामने आया है जिसमें सीबीआई ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है, और आखिरकार जो देश की टॉप एजेंसी है, जैसी भी है, आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो सीबीआई जो भी कुछ कहेगी उसके आधार पर न्यायालय फैसला नहीं करेगा। न्यायालय की अपनी एक स्वतंत्र सोच होती है। इसलिए मुझे लगता है कि सीबीआई जांच से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। माथुर साहब, समाज में बढ़ते बलात्कार कैसे रोक सकते हैं? मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में बढ़ते हुए अपराध के 2 कारण हैं। एक तो पुलिस तंत्र में असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार, और दूसरा इससे भी बड़ा कारण ये है कि जो हमारी न्याय प्रणाली है
वो इतनी ज़्यादा सुस्त है कि वो बहुत लंबा समय लगा देती है, और इस लंबे समय के दौरान गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं और अंत के अंदर मुजरिम बरी हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब ये अपराधी जेल में जाते हैं, अव्वल तो उनको बेल हो जाती है आसानी से, फिर भी जो लोग जेल में जाते हैं तो वहाँ वो पैसा देके सारी सुविधाएं लेते हैं। तो ये जो न्याय प्रणाली की विफलता ज़्यादा है इसके अंदर, अब बढ़ते हुए अपराधों के लिए ये लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं। यहाँ मैं एक बात और उल्लेख करना चाहूँगा कि सिंगापुर सहित कई सिविलाइज्ड कंट्रीज़ के अंदर ऐसा प्रावधान है कि वहाँ जेल के अंदर कैदियों की बेंत से पिटाई होती है, कानून सम्मत तरीके से उनको बेंत से पीटा जाता है, और जो फैसला देता है जज उसमें वो लिख देता है कि इनको 10 बेंत 20 बेंत रोज़ लगनी चाहिए। तो यदि इस तरह का प्रावधान हमारे यहाँ भी हो तो उसका परिणाम ये होगा कि कानून का भय होगा। आज स्थिति है कि जो कमज़ोर आदमी है वो कानून से डरता है और जो सबल आदमी है वो कानून से नहीं डरता है। तो ये जो बढ़ते अपराध हैं इसके लिए मैं मानता हूँ कि सीमित संसाधन है, आबादी ज़्यादा है, और स्वाभाविक है कि इस भ्रष्ट तंत्र के अंदर जो लोग पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, वो कमज़ोर आदमी का शोषण करते हैं और अपराध होते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों का ग्राफ, क्या कारण हो सकता है इसका? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि आप आबादी के अनुपात से देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं, और उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से जो बलात्कारों का अनुपात है जनसंख्या में न्यूनतम है। तो उत्तर प्रदेश में उतने अपराध नहीं हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा जिससे बहुत सारे लोग असहमत होंगे, वो ये है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से उन्होंने बहुत सारी पुलिस को उन्होंने पूरी पावर्स दी है, और पुलिस ने एनकाउंटर्स में, मेरा अनुमान है कि 150 से भी ज़्यादा अपराधियों को एनकाउंटर्स में मारा है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सरकार की और पुलिस की इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि वो अपराध को और अपराधियों को ख़त्म करना चाहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे भी एनकाउंटर हुए हैं जिसमें उन्होंने अपराधी को गोली नहीं मारी उसके सीने पे, लेकिन उसके पैर पे गोली मारकर उसको हमेशा के लिए लंगड़ा बना दिया। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि पुलिस तो वहाँ की प्रयास कर रही है, और योगी आदित्यनाथ भी इस मामले में बड़े स्ट्रिक्ट हैं और दृढ़ निश्चयी हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा अपराध हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आबादी के अनुपात में अपराध वहाँ पे उतने नहीं है जितना हम सोचते हैं। दूसरा, सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो बड़ी स्पष्ट है, वो अपराध कम करना चाहती है। हाथरस घटना के टीवी कवरेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल टेलीविज़न चैनल्स के मध्य एक प्रतिस्पर्धा सी चल रही है, और इस प्रतिस्पर्धा, या मैं कहूँ इस घटिया प्रतिस्पर्धा के लिए यदि कोई जिम्मेदार हैं तो वो अर्नब गोस्वामी है। उनके रिपब्लिक टीवी ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जिस तरह का वो प्रस्तुतिकरण करते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत को लेके भी उन्होंने जिस तरह का भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, उससे क्या हुआ कि जो एक स्थापित चैनल था आज तक, जो नंबर 1 पे रहा है कई दशकों तक, वो नंबर 2 पे आ गया। रिपब्लिक भारत जो अर्नब गोस्वामी का चैनल है वो नंबर 1 पे आ गया, और कई बड़े बड़े चैनल वो नीचे आ गए। एनडीटीवी तो उस लिस्ट में नज़र ही नहीं आता। तो उसका परिणाम ये हुआ कि इन सब के बीच में एक अनहेल्दी या अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। अब स्थिति हो गई कि कहीं पे भी बलात्कार होता है या आत्महत्या होती है तो सारे के सारे जो जर्नलिस्ट हैं चैनल्स के, वो गिद्ध की तरह टूट पड़ते हैं, और ये सारे गिद्ध मिलके जो बेचारा पीड़ित है या दूसरे पक्ष हैं उनको बाकायदा सिखाते हैं कि आपको ये नहीं ये बोलना है। अभी कुछ चैनल्स के जो पत्रकार थे वो हाथरस कांड में भी बाकायदा उनके ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जिसमें वो सिखा रहे हैं पीड़ित जो महिला थी उसके भाई को कि आपको मीडिया के सामने ये बोलना है, ऐसे बोलना है, आप ऐसे बोलेंगे तो आपका फ़ायदा है, ऐसे आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये जो पत्रकारों ने गिद्ध का रूप ले लिया है ये लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं प्रसंगवश कहना चाहूँगा कि पहले एक टेलीविज़न चैनल पर रात को एक कार्यक्रम आता था सनसनी, वो रात को 11 बजे आता था क्योंकि उसमें अपराध के समाचार होते थे। तो ये माना जाता है कि भाई 11 बजे तक घर के बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद अपराध के समाचार दिखाए जाएं। लेकिन आजकल जो सारे चैनल दिखा रहे हैं उसमें कोई भी चैनल पीछे नहीं है उस दौड़ के अंदर
ये सारे के सारे चैनल दिन भर सनसनी टाइप की जो न्यूज़ होती है वो दिखाते हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा उनको ये मिलता है कि उनकी टीआरपी ज़्यादा होती है। लोग इस तरह की चटपटी और अपराध से जुड़ी हुई खबरें ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। आज मान लीजिए टेलीविज़न पर मनमोहन सिंह जी के भाषण सुनाए जाएं या गांधी जी के पुराने भाषणों को बताया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें देखेगा। अभी हमारे देश में जो लॉज बने हुए हैं रेप या बलात्कार को लेके, क्या वो सफिशिएंट है इन्हें कंट्रोल करने के लिए? देखिए, बलात्कार के लिए बड़े पावरफुल लॉज बने हैं। ख़ास तौर से निर्भया की जो के साथ बलात्कार और हत्या हुआ, उसके बाद फिर कई कानूनों में बदलाव आया और बड़े हमारे कानूनों में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ सिर्फ जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो हमारी न्यायपालिका है वो बहुत कछुए की रफ्तार से चलती है। एक तो ये बात है। दूसरा, हमारे समाज का जो वैल्यू सिस्टम है, जहाँ हम लड़कों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी देके बिगाड़ रहे हैं, वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। अभी कुछ दिन पहले एक भाजपा के विधायक का बयान मैंने सुना है कि जहाँ उन्होंने कहा कि लड़कियों को अच्छे संस्कार देंगे और वो ठीक से कपड़े पहनेंगी तो बलात्कार नहीं होंगे। लेकिन मैं उनके इस बयान की न केवल आलोचना करता हूँ, बल्कि मैं कहूँगा कि लड़कियों को कुछ ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा देश है, उसमें लड़कियाँ पहले ही संयम से रहती हैं, हमारी बच्चियाँ। लेकिन जो लड़के हैं उनको संयम सिखाना चाहिए, उनको हमारा वैल्यू सिस्टम सिखाना चाहिए और उनको ये भी सिखाना चाहिए कि वो लड़कियों का, सभी लड़कियों का उसी तरह सम्मान करें जिस तरह वो अपनी माँ का और अपनी बहनों का करते हैं। टीवी चैनल्स के कवरेज से हमारे आने वाली जनरेशन पे क्या असर पड़ रहा है, इस बारे में भी कुछ बताइए सर। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे टेलीविज़न चैनल जो कुछ कर रहे हैं उसको मैं ये कहूँगा कि वो नंगा नाच कर रहे हैं। और जब वो बहुत सारे पत्रकार एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं पीड़ित के गांव में या पीड़ित के घर के आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं गिद्धभोज देख रहा हूँ। तो जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर, एक ना एक दिन सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा और एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। और जिस दिन ये फ़िल्टर लग गया उस दिन ये पत्रकार और चैनल कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे डाका डाला जा रहा है। 498A दहेज, उस लॉज का जैसे कि मिसयूज़ हुआ है आने वाले ये पिछले गए टाइम में, आपको क्या लगता है ये रेप वाले लॉज का भी मिसयूज़ हो रहा है या हो सकता है आगे? आपने बहुत सही सवाल उठाया है। दरअसल जो बलात्कार के कानून बने हुए हैं उनका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि कोई लिव इन रिलेशनशिप में कोई लड़की रह रही है, बाद में वो लड़का विवाह के लिए सहमत नहीं हुआ तो वो रेप का मुकदमा लगा देती है। तो उससे क्या होता है, जो कानून की एक पवित्रता है, सैंक्टिटी है, वो खतरे में पड़ जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए और इस कानून का इस तरह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी बलात्कार की कोई घटना होती है तो हमारी पुलिस और प्रशासन दोनों को संवेदनशील होना चाहिए। जैसे हाथरस का मैं उदाहरण दूं तो वहाँ पुलिस और प्रशासन दोनों ने असंवेदनशीलता का तो परिचय दिया ही दिया, साथ ही उन्होंने मूर्खता भी की। जैसे जो शव था पीड़िता का, उसको रात के अंधेरे में जबरन जलाना, ये बिल्कुल एक आपराधिक कृत्य मैं मानता हूँ और ये उनकी असंवेदनशीलता थी। बलात्कार के अंदर सरकार की या किसी राजनेता की या पुलिस की या प्रशासन की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी मूर्खता और असंवेदनशीलता से न केवल वो खुद कटघरे में आ गए बल्कि समूची योगी सरकार को उन्होंने अनावश्यक कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये संवेदनशील होना चाहिए प्रशासन को, पुलिस को, और जो हमारी युवतियाँ हैं, परिवार हैं, दूसरे लोग हैं, उनको भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कानून का, बलात्कार के जो कानून हैं, उनका दुरुपयोग ना करें। बाकी कंट्रीज़ में जो रेप पे लॉज बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कौन से कंट्री के लॉज हमारे देश में भी होने चाहिए? देखिए, बलात्कार को लेके जो कानून है वो पर्याप्त है। जो दिक्कत है सिर्फ ये है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो कछुए की तरह चलती है। दूसरा, इतने लंबे समय तक 10 साल 15 साल कोई मुकदमा चलता है तो जो अभियोजन के गवाह होते हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। आज मान लीजिए मैंने कोई बलात्कार देखा या मैं किसी भी रूप में उसका गवाह हूँ,
तो लॉन्ग टर्म में मैं मुझ पे जो दबाव आएगा मैं हॉस्टाइल हो जाऊंगा। जो इसमें गवाह की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती बलात्कार के मामलों में, लेकिन जो पीड़िता होती है वो बेचारी भी लंबे समय तक उस प्रेशर को नहीं झेल पाती, वो खुद ही हॉस्टाइल हो जाती है। तो त्वरित फैसला होना चाहिए। त्वरित फैसले का मतलब ये नहीं है कि जैसा निर्भया केस में संभवतः 7 साल लगे उनको फांसी लगने में, बहुत ज़्यादा समय है। जिस केस को लेके पूरी दुनिया में तहलका मचा हो, पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की हो और पूरी दुनिया में जैसे लगातार कवरेज मिलता रहा हो, उस केस को यदि आप 7 साल में निपटाएंगे तो वो आपकी औसत जो केस निपटाने की गति है वो तो 20 साल 25 साल रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि यदि इच्छा शक्ति हो तो 6 माह के अंदर ऐसे केस निपट सकते हैं। और राजस्थान के अंदर एक ऐसा मामला आया था बलात्कार का जिसमें आरोपी कोई मोहंती नाम का युवक था, वो मामला 6 महीने के अंदर उसमें फैसला आ गया था। अगर अरब कंट्रीज़ का लॉ इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये सही होगा या गलत होगा? देखिए, जैसा आपने एक सवाल में भी कहा कि हमारे यहाँ कानून का दुरुपयोग होता है, ख़ास तौर से बलात्कार कानून का भी यदि आप एनालिसिस करेंगे तो 60 से 80% मामलों में कानून का दुरुपयोग पाया गया। ये सिद्ध हुआ न्यायालय में कि भाई ये झूठा मुकदमा बलात्कार का हुआ। तो ऐसी स्थिति में यदि आप आरोपी को गोली मार देंगे या उसके हाथ पैर काट देंगे या उसको नपुंसक बना देंगे किसी क्रिया के द्वारा, तो ये गलत होगा। माथुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।